हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएस में। आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम थोड़े से फॉरेस्ट रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं, थोड़ी फॉरेस्ट पॉलिसीज़ हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो फॉरेस्ट है, ठीक है, ये आप एक मान के चलो कि ना ही ये सिर्फ अपने आप में एक रिसोर्स है, क्योंकि आपको पता है इनसे हमें बहुत सारी वैल्यू मिलती है ना। इकोनॉमिक वैल्यू है, एस्थेटिक वैल्यू है, रिक्रिएशनल है, सपोर्टिंग है, रेगुलेटिंग है। तो जो भी हमने सर्विसेज बहुत पहले पढ़ी थी, याद है, ऐसे सर्कल बना के, तो वो सारी सर्विसेज तो हमें मिलती हैं। बट आप ये सोचो कि फॉरेस्ट जहाँ पे खड़ा है, ठीक है, जिस लैंड पे ये खड़ा है, वो लैंड की आज डिमांड बहुत है। आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे देश में विकास का जो कार्य है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। हमें रेलवेज भी चाहिए, रोडवेज भी चाहिए, एयरपोर्ट्स भी चाहिए। तो कितनी नई नई जगहों पे आप देखोगे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी जो ज़मीन है अभी, इस पे बहुत सारी ज़मीन पे कई बार ऐसा होता है कि बहुत घने घने जंगल ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट इसीलिए आप देखोगे कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन चुके हैं, जहाँ पे ह्यूमन मेड जब हम बात करते हैं, एंथ्रोपोजेनिक जब हम डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट कटिंग जो होती है, डिफॉरेस्टेशन जो होता है, एक बहुत बड़ा उदाहरण बन के आता है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे इसका रिवर्सल करने के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट को वापस लाने के लिए, उनको रीजनरेट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज लेके आए हैं, ठीक है। अब वही बात है कि कोई चीज़ें आगे तक चलती है, कई चीज़ें आप देखोगे पहले ही खत्म हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2008 में, ठीक है, जब आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज के टॉक्स पूरे विश्व में चल रहे थे। 1992 का अर्थ समिट हुआ था, फिर 2002 का जोहानसबर्ग समिट हुआ था, ठीक है। सो उसके बाद आप देखोगे 2005 में फाइनली क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो रैटिफाई हो गया और वो एग्जिस्टेंस में आ गया, ठीक है। तो 2008 में आप देखोगे भारत ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसको हम बोलते हैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे 8 मिशन थे, ठीक है, जिसको भारत को अचीव करना था, जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ही थे। जैसे इसमें कुछ एनर्जी एफिशिएंसी वाले मिशन थे, इसमें नेशनल सोलर मिशन था, वाटर मिशन था, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर हिमालयन सस्टेनेबिलिटी था, नेशनल मिशन फॉर हैबिटेट था, सस्टेनेबल हैबिटेट। तो ऐसे करके आप देखोगे 8 मिशन थे, ठीक है। उसमें से जो एक मिशन था वो था आपका ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है, क्योंकि अगर हम जब बात करते हैं ना कि कौन से ऐसे 4 प्रोग्राम्स हैं जो एक्चुअली में भारत को हरित रखने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो 4 प्रोग्राम्स आपको जो जनरली लिख के आने चाहिए पेपर में, वो ये है। एक है ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है। एक है आपका कैंपा, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एंड प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। फिर एक है आपका ये जो नेशनल हाईवे वाला प्रोग्राम नहीं बनाता, हरित हाईवे प्रोग्राम, जिसमें आप ग्रीन हाईवेज बनाने की बात कर रहे थे, मतलब हाईवेज के दोनों साइड पे बीच में आप देखोगे बहुत सारे पेड़ उगाने वाले थे। एक वो वाला प्रोग्राम हो जाएगा आपका, और एक है आपका नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ऐसे करके आपके देखोगे 4 प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में। देखो, ग्रीन इंडिया मिशन से नाम, मतलब कि नाम से आपको पता लगना चाहिए कि इसका काम ही यही था कि इसको इंडिया को ग्रीन बनाना है, इसको इंडिया को हरित बनाना है और एक हरित क्रांति लानी है, ठीक है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन वाली हरित क्रांति नहीं है, ये पेड़ वाली हरित क्रांति है, ठीक है। तो ग्रीन इंडिया मिशन में 2 मेजर मोटे मोटे टारगेट्स थे। एक था कि जो 5 मिलियन हेक्टेयर का लैंड है, जहाँ पे बिल्कुल भी पेड़ नहीं है, वहां पे हमें पेड़ उगाने हैं, ठीक है। और दूसरा है ऐसा 5 मिलियन हेक्टेयर का लैंड जहाँ पे पेड़ तो है लेकिन उनकी क्वालिटी खराब हो गई है, लेकिन वो डिग्रेड हो गए हैं, तो उसको हमें वापस रिस्टोर करना है। ये दोनों ही अचीव करना है, ठीक है। वापस सुनो, एक तो है कि बिल्कुल ही पेड़ नहीं है, उस जगह पे हमें पेड़ लगाने हैं, और ऐसा कितना लैंड होना चाहिए, 5 मिलियन हेक्टेयर टोटल मिला के। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से 5 मिलियन हेक्टेयर काउंट करोगे, फिर तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। टुकड़ों टुकड़ों में मिला मिला के। और एक है जहाँ पे 5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है, उसकी हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी है, ठीक है। तो ये तो उसके स्टैटिस्टिकल टारगेट्स हो गए जो आपको अचीव करने हैं। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थे कि इसको आपने जो अपना एमजी नरेगा होता है, जो 2006 में आया था, उसके साथ जोड़ दिया। मतलब नरेगा के अंदर जो आपको काम मिलता है ना, उसके अंदर भी आप ग्रीन इंडिया मिशन को आपने शामिल कर दिया। तो उससे क्या होगा कि अगर आप ये पेड़ उगाने का, इसको उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने का काम करते हो, तो उसको आप नरेगा के अंदर काउंट कर सकते हो। इससे विलेजर्स को आप देखोगे प्रॉपर वो होता है ना, फूड फॉर वर्क, मनी फॉर वर्क, वो सब मिल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या थी कि इसके अंदर उन्होंने बोला था कि लार्ज लैंडस्केप जो होते हैं ना,
हम लोग उस पे काम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हमने छोटे छोटे टुकड़ों पे काम कर दिया, वो तो करेंगे ही, लेकिन हम लोग प्रेफरेंस देंगे लार्ज लैंडस्केप्स को, जहाँ पे आप देखोगे इंटरवेंशन हम लोग को कम करना है, ठीक है। और तीसरी चीज थी कि हमने इसको इंटरसेक्शन कर दिया था कैंपा के साथ। तो कैंपा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें प्लानिंग एक्ट होता है। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कंपा के अंदर बेसिकली सिर्फ ये होता है, आप इसका मोटा मोटा भी के लिए याद रखो, कि अगर आपने किसी लैंड को जहाँ पे फॉरेस्ट था, आपने उसको डाइवर्ट किया फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, कोई और पर्पस के लिए आपने उस लैंड को डाइवर्ट किया, तो आपको उतना या उससे ज्यादा का जो लैंड है, ठीक है, और कुछ वैल्यू कैलकुलेशन होता है, तो वो वापस रिस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ग्रीन इंडिया मिशन को कैंपा से भी लिंक कर दिया, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ और आप देखोगे दूसरे गोल्स भी हुआ करते थे। जैसे आपको है ना, यहाँ पे सबसे पहली बात थी कि आप यहाँ पे बोल रहे हो कि हम लोग ट्रीज को रिस्टोर करेंगे, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये रिकग्नाइज कर रहे हो कि भैया फॉरेस्ट की भी बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने रियलाइज किया कि चूंकि आपको फॉरेस्ट एक बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज दे रहा है, तो फॉरेस्ट बेस्ड जो आपका इनकम होता है, ठीक है, जो फॉरेस्ट बेस्ड आपकी लोग जो इनकम कमाते हैं वहां के रिसोर्सेज को बेच के, तो वो भी आप देखोगे हमें इंक्रीज करना है एटलीस्ट 3 मिलियन लोगों के लिए। कितने लोगों के लिए? 3 मिलियन लोगों, सॉरी 3 मिलियन हाउस होल्ड्स के लिए, ठीक है। तो 3 मिलियन हाउस होल्ड मतलब हो गया, एक फैमिली में अगर आप 4 लोग लोगे तो लगभग 12 मिलियन लोगों के लिए। तो आपने बोला कि अगर हम फॉरेस्ट को इंप्रूव करेंगे तो हम फॉरेस्ट बेस्ड जो इनकम होती है इन 3 मिलियन हाउस होल्ड की या 12 मिलियन लोगों की, वो भी इंप्रूव कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि इंडिया का जो टारगेट है 33% फॉरेस्ट कवर का, वो भी पूरा हो जाएगा। इंडिया का जो टारगेट है बॉर्न चैलेंज वाला, जिसमें बॉर्न चैलेंज क्या है याद है ना, तो बॉर्न चैलेंज में बेसिकली बोला गया है कि 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है उसको रिस्टोर किया जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम तक, और उसके बाद 350 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड को रिस्टोर किया जाएगा। तो उसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो इंडिया के जो बॉर्न चैलेंज वाले टारगेट्स है वो भी हम पूरे कर पाएंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली इंडिया ने बॉर्न चैलेंज में जो अपना टारगेट था वो इंक्रीज कर दिया था। पहले हम लोगों ने बोला था हम सिर्फ 21 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड को रिस्टोर करेंगे, लेकिन फिर हमने इसको इंक्रीज करके 27 मिलियन हेक्टेयर कर दिया था। देखो ये सारी आपके करंट अफेयर्स की चीजें होती है और आपको वहीं की वहीं लिख लेनी चाहिए, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे, नहीं तो क्या होगा बीच में भूल जाओगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है इसको अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमें एक तो नए वाला जो फॉरेस्ट कवर है उसको भी मतलब उगाना है, साथ में जो पुराना फॉरेस्ट कवर है उसको बचाना है। तो यहाँ पे मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन दोनों ही चीजें हमें मतलब लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि इंडिया ने पंचामृत दे रखा है, या फिर इंडिया के जो पेरिस क्लाइमेट डील में जो हमने गोल्स दिए थे उसमें एक गोल था कि हमें 1 बिलियन टन ऑफ CO2 को सिक्वेस्टर करना है। सिक्वेस्टर कैसे होता है भाई, आपको पता है सिक्वेस्टर मतलब क्या होता है, जब आप CO2 को एटमॉस्फेयर से खींचते हो और उसको परमानेंटली फिक्स कर देते हो, ठीक है। अब ये करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। तो आप ये देखोगे नेचुरल तरीके क्या होते हैं, या तो आपने इसको ओशन में फिक्स कर दिया या फिर आपने पेड़ उगा के उसमें फिक्स कर दिया। तो अगर आप फॉरेस्ट कवर को बचाओगे तो आप CO2 को भी सिक्वेस्टर करोगे। आप जो एमिशन हो रहे हैं जिसमें से CO2 बाहर निकल रहा है उस CO2 को भी एटमॉस्फेयर में से थोड़ा सा कम करोगे, ठीक है। ओके, तो ये वाला हो जाएगा। फिर हमने ये 5 मिलियन हेक्टेयर्स वाला तो ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसके अलावा भी आप देखोगे कि इन्होंने यहाँ पे 1-2 टारगेट्स और मेंशन कर रखे हैं। आपको जो मेजर टारगेट्स थे, एक तो 3 मिलियन हाउस होल्ड वाला, एक 5 मिलियन हेक्टेयर वाला और दूसरा 5 मिलियन हेक्टेयर वाला, और उसके अलावा उसके जो फ्रिंज बेनिफिट्स थे वो आपको पता होने चाहिए। अब उसके अलावा आप देखोगे ऑब्वियसली अगर इतना बड़ा मिशन लॉन्च हो रहा है तो थोड़े थोड़े और छोटे मोटे टारगेट्स भी होंगे। ये याद रहे तो अच्छा है, नहीं याद रहे तो भी स्ट्रेस की बात नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि आपको जो स्क्रब एरियाज होते हैं, जो स्क्रब लैंड्स होते हैं, वहां पे भी आपको इको रेस्टोरेशन, एफॉरेस्टेशन वगैरह करना है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट्स, मैंग्रोव्स, रेवाइन्स, इनको भी आप देखोगे प्रॉपर्ली हमें वापस से लाना है, ठीक है। फिर दूसरा है आपका कि आपको ट्री कवर और जो फॉरेस्ट कवर होता है अर्बन और पेरी अर्बन एरियाज में, एक तो ये हो गया अर्बन एरिया जहां पे आप देखोगे बहुत सारी आबादी है, पूरा अर्बनाइजेशन हुआ हुआ है, ठीक है। और दूसरा है पेरी अर्बन, मतलब इसका जो साइड वाला एरिया होता है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे हमें फॉरेस्ट और ट्री कवर को बढ़ाना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे बता रखा है आपको जो पब्लिक फॉरेस्ट होते हैं, नॉन फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है ताकि कम्युनिटी आके उन फॉरेस्ट का ध्यान रख सके, ठीक है। फ्यूल वुड की एफिशिएंसी बढ़ानी है। आपको पता है ना कि रिसेंटली नीर धर करके आप देखोगे एक स्टोव आया था जो बहुत अच्छी एफिशिएंसी पे काम करता है, जिसमें से कम एमिशंस निकलते हैं। और जो हमारे विलेज हाउस होल्ड्स होते हैं, ठीक है, वहां पे आप देखोगे इसको यूज करने के लिए बनाया गया था। CSIR का ये प्रोजेक्ट था। तो ऐसे एफिशिएंसी वाले प्रोजेक्ट्स पे भी हमें काम करना है, ठीक है।
तो ये तो था मोटा मोटा आपका ग्रीन इंडिया मिशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो है आपका नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। देखो ये प्रोग्राम आई थिंक बहुत ही पुराना प्रोग्राम है। 2000 के आसपास जब नया मिलेनियम आया था तब आप देखोगे ये प्रोग्राम आया था, और इसका काम ही यही था कि कैसे इंडिया में हमें एफॉरेस्टेशन के जो एफर्ट्स होते हैं उसको बढ़ाना है, कैसे हमें जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज हैं वहां पे फॉरेस्ट कवर को इंप्रूव करना है। ठीक है, ये एक्चुअली आप देखोगे स्कीम थी किसकी, NAEB की, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड का, जिसको 1992 में एक्चुअली बनाया गया था। ठीक है, तो आइडिया इसका यही था कि हमें एफॉरेस्टेशन करना है, इको रेस्टोरेशन करना है, इको डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी हमें परफॉर्म करनी है। ठीक है, और ऑब्वियसली कौन से मंत्रालय के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसके अंदर आप देखोगे एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया था फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज का। तो यहाँ पे बात करी गई थी कि कैसे हमें फॉरेस्ट डेवलपमेंट जो एजेंसीज होती हैं उनका भी कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, उनका फिजिकल असिस्टेंस देना है, टेक्निकल असिस्टेंस देना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है, और उनसे अच्छा काम करवाना है। अब ये फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज क्या होती हैं ये सुनो। देखो एक्चुअली सन 2001 के आसपास एक पायलट स्कीम लॉन्च हुआ था इंडिया में फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज का। ठीक है, जिसमें जितने भी आपके ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज वगैरह नहीं थी, ठीक है, वो जैसे सपोज करो ये एक रीजन है, इसमें 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज हैं। ठीक है, तो ये सारी कमिटीज मिलके क्या करेंगे, एक बड़ा संगठन बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ये क्या करेंगी, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा इस फॉरेस्ट का। देखो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी तो सिर्फ अपने इलाके का, छोटे छोटे इलाकों का ध्यान रख रही है, लेकिन इतने बड़े इलाके का कौन ध्यान रखेगा, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसमें क्या होगा कि बेसिकली सरकार और लोग दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। इसका मैंडेट ही यही था कि इसको एक तो विलेज का जो एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम होता है उसको फॉरेस्ट्री वाले जो एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स होते हैं उससे इंटीग्रेट करना है, इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज करनी है। ठीक है, और धीरे धीरे करके हमें कम से कम 20,000 विलेजेस को, गाँव को इसके अंदर लाना है। ठीक है, ताकि फॉरेस्ट वहां पे आ सके। इसके अलावा इसके काम क्या थे फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी के, कि इसको जितनी भी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज थी इंडिविजुअल, सबके साथ एक तो कोऑर्डिनेट करना है सारी एक्टिविटीज वगैरह। ठीक है, दूसरा कि इनको टेक्निकल, पॉलिसी, फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट लगता है वो सब देना है, मार्केटिंग सपोर्ट देना है अगर ये कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो। ठीक है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कम करना है, रिस्टोरेशन को बढ़ाना है, और साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि जैसे जैसे आपका फॉरेस्ट बेटर होगा वैसे वैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आप देखोगे आपका फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी और नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम था। अब हम आते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ, जो है आपका कैंपा। ठीक है, ये देखो वैसे कैंपा जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये कॉन्सेप्ट जो था ये 1996 में ही आ गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। आइडिया ये था कि भैया हमारे देश में बहुत सारी जगह ऐसी हो रही है जहाँ पे फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं कोई और पर्पस के लिए, कि वहाँ इंडस्ट्री बसानी है, वहाँ पे एक अर्बन एरिया बसाना है, वहाँ पे गांव का एक्सपेंशन करना है। लेकिन इन सब चीज़ों की उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, हमारे फॉरेस्ट पूरी तरीके से काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ना हो, अगर हम एक जगह फॉरेस्ट काट रहे हैं तो दूसरी जगह लैंड प्रोवाइड करें भाई, और वापस से फॉरेस्ट उगाने के लिए पैसा भी लगेगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कितना पैसा चाहिए, उस जंगल को जो हमने काटा है उस जंगल के बराबर कितना पैसा होगा, तो वो सारी चीजों के कैलकुलेशन के लिए आप देखोगे कैंपा लाया गया था। ठीक है, अब फाइनली क्या हो गया कि 2016 में कैंपा एक्ट बन के वापस सामने आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कैंपा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। ठीक है, फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये नेशनल लेवल पे भी होती है, ये स्टेट लेवल पे भी होती है। ठीक है, और जैसे अथॉरिटी है वैसे आप देखोगे नेशनल लेवल पे कैंपा फंड भी है, स्टेट लेवल पे भी कैंपा फंड भी है। ठीक है, और ये क्या है, 2016 में एक एक्ट पास किया गया था, उसके अंदर आइडिया यही था कि हमें सेंटर और स्टेट दोनों ही लेवल पे कैसा मैकेनिज्म चाहिए, ताकि मतलब हम लोग जो ये एफॉरेस्टेशन मेजर्स ले रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के बदले, उसके लिए हम प्रॉपरली काम कर सके। ठीक है, तो कैंपा एक्ट आप देखो 2016 में आया, फिर इसके जो रूल्स थे फाइनली 2018 में आए। अब यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बोली गई है वो है कि कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन होता क्या है। ठीक है, तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि एवरी टाइम जब आप फॉरेस्ट को डाइवर्ट करते हो किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, ठीक है, तो आपको बेसिकली जो भी ये लैंड डाइवर्ट कर रहा है, सपोज करो कि अडानी जी ने इस फॉरेस्ट को डाइवर्ट किया, ठीक है, अपना कोई नया प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए, तो ये जो अडानी कंपनी है ये बेसिकली क्या करेगी,
एक नया लैंड लेके इक्वल साइज का या डबल उसके साइज का वहां पे वापस से फॉरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करेगी, ठीक है। और कितना पैसा पे करेगी उसको हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, वो कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जितना लैंड डाइवर्ट कर रहे हो आप उससे ज्यादा लैंड को बेसिकली वहां पे फॉरेस्टेशन करोगे, वहां पे एफॉरेस्टेशन करोगे, वहां पे प्लांटेशन करोगे, ताकि जो नुकसान हो रहा है वो ना हो, ठीक है। तो कैंपा के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे, एक तो डिग्रेडेशन को कम कर देगा, एफॉरेस्टेशन को बढ़ा देगा। नेशनल और स्टेट लेवल दोनों तरफ मैकेनिज्म है, मतलब एक फेडरल आप देखोगे स्कोप है इसके अंदर, ठीक है। तीसरा, यहाँ पे आप कॉम्पनसेट कर रहे हो, तो जो एजेंसी आप देखोगे फॉरेस्ट को डाइवर्ट कर रही है उसको आप रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो कि भैया आपको ही हमारे देश के फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, आपको ही हमारे देश के फॉरेस्ट कवर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी बनना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको असिस्टेंस चाहिए, टेक्निकल, साइंटिफिक, फाइनेंशियल, वो सारे आप देखोगे जो अथॉरिटीज एस्टैब्लिश करी गई है, फंड्स एस्टैब्लिश करे गए हैं, वहां से आपको इजिली प्रोवाइड किया जा सकता है। तो जो चीज पहले हाफिजड वे में होती उसको आपने एक प्रोग्राम तरीके से करने की कोशिश करी है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे लाइसेंसिंग तो होगी, और जो सेट अच्छा काम करेगी वहां से आपको सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये एक्ट जो आया था ना 2016 का, इसके अंदर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दो फंड्स हैं, एक तो नेशनल लेवल पे कैंपा फंड है और एक स्टेट लेवल पे कैंपा फंड है, ठीक है। और एक आप देखोगे नेशनल लेवल पे अथॉरिटी है कैंपा और एक स्टेट लेवल पे अथॉरिटी है, ठीक है। सबसे पहले फंड का सुनो, तो सपोज करो कोई भी लैंड अगर डाइवर्ट होता है तो 90% जो पैसा होता है वो स्टेट के पास जाता है, स्टेट वाले फंड में, और सिर्फ 10% पैसा जो होता है वो आप देखोगे नेशनल वाले फंड में जाता है, ठीक है। अब ये जो फंड्स है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी में आप ये पढ़ते हो कि जो फंड्स होते हैं वो 3 तरह के अकाउंट में जाते हैं, या तो कंटिजेंसी अकाउंट होता है ना, एक होता है आपका पब्लिक अकाउंट, और तीसरा कौन सा होता है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अपने अच्छा सॉरी 3 तरह के फंड्स होते हैं ना अपने यहाँ पे, 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे पैसा जाता है सरकार का, या पैसा वहां से निकलता है, एक पब्लिक अकाउंट, एक कंटिजेंसी, और तीसरा क्या है जो मेरे गलती से मुंह से भी निकल गया, तो तीसरा वाला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये वाला जो फंड बनाया है आपने, स्टेट लेवल का कंपा फंड, नेशनल लेवल की कंपा फंड, ये पब्लिक अकाउंट्स में बनाए गए हैं। तो नेशनल लेवल वाला फंड जो है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में बनाया है, और स्टेट लेवल वाला जो फंड है वो स्टेट अकाउंट, जो स्टेट का अकाउंट होता है पब्लिक अकाउंट, वहां पे बनाया गया है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि ये जो बॉडीज हुई आपकी नेशनल वाली अथॉरिटी और स्टेट वाली अथॉरिटी, चूंकि एक एक्ट के तहत आ रही है तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडीज, एक लीगल बॉडीज का दर्जा इन्हें मिलता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सपोज करो आपने ये वाला जो पूरा फॉरेस्ट एरिया था आपने इसको डाइवर्ट करने की कोशिश करी, तो पता कैसे लगेगा कि आपको कितने पैसे देने हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने ये 3-4 चीजें लिखी हैं। क्या, एक तो होता है कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन का पैसा, कि भैया जो पेड़ वेड़ उगाओगे उसका पैसा। एक होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या होता है कि जो पेड़ यहाँ पे उगे हुए हैं आप ये मान के चलोगे कि वो अगले 50 साल तक रहेंगे और एक पेड़ का इतना वैल्यू रहेगा, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। और साथ में अगर कोई और स्पेसिफिक पेमेंट है, जैसे आपको फेंसिंग करनी है, आपको एक एरिया की बाउंड्री खींचनी है, उसको प्रोटेक्शन करना है, तो उसके अलग से जो भी मेजर्स लगेंगे उसका भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो 3 ये जो अमाउंट है इसको आप ऐड करके जो भी बनाओगे तो ये टोटल पैसा जो होगा वो आपके फंड्स में जाएगा। 90% पैसा स्टेट फंड में और 10% पैसा जो होगा वो आपके नेशनल फंड में जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमेशा याद रखना कि अगर कोई कंपनी लैंड डाइवर्ट कर रही है तो उसको उसके बराबर या उससे ज्यादा, ठीक है, लैंड जो है पहले कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन में लाना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी को ही जो नए प्लांट्स होंगे उसका उगाने का पैसा वगैरह देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पहला पैसा वहां से आएगा फिर हम यहाँ पे देंगे, नहीं, ऐसे नहीं चलता, ठीक है। आपको पैसा पहले ही देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये मोटा मोटा आपका कैंपा एक्ट के बारे में था। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम और है कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन का, ठीक है। ये बहुत पुराना प्रोग्राम है, वही 2001 के आसपास शुरू हुआ था। इंडिया में जो ये बढ़ता डेजर्टिफिकेशन है, ठीक है, इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं बनाया गया था। देखो डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे डेजर्ट एरिया बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि डेजर्ट एरिया कैसे बढ़ सकते हैं। एक तो सपोज करो कि आप राजस्थान में थार डेजर्ट के आसपास के रीजन हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हवा की वजह से जो डेजर्ट का सैंड होता है वो उड़ के आप देखोगे माउंटेन एरियाज और आसपास के एरिया में आ जाता है। तो एक तो डेजर्ट का ग्रोथ ऐसे हो सकता है, जैसे चाइना में जो गोबी डेजर्ट है वो बोल रहे हैं कि बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि वहां की जो मिट्टी है वो उड़ उड़ के, ठीक है, जिसको हम लोग लुइसिस बोलते हैं, तो वो आप देखोगे उड़ उड़ के अलग अलग दूर दराज इलाकों में जाती है। और वहां पे अगर एक बार आप देखोगे किसी फर्टाइल मिट्टी के ऊपर रेती अगर जम गई तो ऑब्वियसली फिर वहां पे क्या ही उगेगा, ठीक है। तो एक तो वैसे हो गया, और दूसरा होता है कि आपकी खुद की जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जैसे आप गलत तरीके से फार्मिंग कर रहे हो, आप ओवर इरिगेशन
डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, ओवर फर्टिलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, आप ओवर ग्रेजिंग कर रहे हो, आप गलत तरीके की क्रॉप्स उगा रहे हो वहाँ पे, ठीक है, आप प्रॉपरली वहाँ पे इरिगेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह कर रहे हो, तो इस वजह से आप देखोगे कि जो आपका मिट्टी है उस जगह का वो इतना खराब हो गया कि वहां पे अब कुछ उग नहीं सकता। तो ऐसे एरिया को भी हम लोग डेजर्ट एरिया बोलते हैं। तो ऐसे एरियाज में भी आप देखोगे डेजर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग जब बोलते हैं कि हमें डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करना है, तो हम जनरली इन इलाकों की बात करते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डेजर्ट जैसे एरियाज में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे एक फॉरेस्ट फायर्स वाला सीन था, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर प्रोन है। मैंने आपको बताया था कि लगभग हमारा 22 से 24% जो एरिया है वो तो एक्सट्रीमली वेरी हाई और हाईली फॉरेस्ट फायर प्रोन एरियाज में आता है। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद किया था कि कौन सी स्टेट्स में आपको ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके जरा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर से निपटने के लिए हमने एक प्रोग्राम, एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसको हम लोग फॉरेस्ट फायर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट स्कीम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये अकेला सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है जो स्टेट्स को आप देखोगे असिस्ट करता है, उनको पैसे देता है, उनको टेक्निकल फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है ताकि वो फॉरेस्ट फायर से डील कर सके। बहुत पुरानी स्कीम नहीं है, 2018 में ही आई थी। आइडिया यही था कि फॉरेस्ट फायर्स जो हो रही है उसको सबसे पहले तो अगर हम होने से पहले ही रोक दे तो बहुत बढ़िया है। और वो कैसे रोक पाएंगे कि जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जब हम एम्पावर कर पाएंगे जो आसपास की कम्युनिटीज वहाँ रहती है कि वो ज़्यादा ध्यान रखें और फॉरेस्ट फायर को बढ़ने ना दे। उनको आप देखोगे उपयोग में लाएंगे, उनकी नॉलेज को उपयोग में लाएंगे, उनके तजुर्बे को उपयोग में लाएंगे ताकि फॉरेस्ट फायर्स को हम लोग कम कर सके। और साथ ही में जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको हम लोग कैसे सपोर्ट करें, उसका हम लोग कैसे स्ट्रेंथनिंग करें, उसको हम लोग कैसे आप देखोगे और मजबूत बनाएं ताकि अगर कोई फॉरेस्ट फायर्स हो भी जाए, कोई एक्सीडेंट हो भी जाए तो उससे हम लोग जल्दी रिकवर कर पाए, ठीक है। तो ये छोटा मोटा स्कीम था जो मतलब थोड़े इधर उधर के टॉपिक्स है ये, लेकिन फॉरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हमने लास्ट क्लास में इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ी थी, तो वहां पे हमने एक संगठन के बारे में पढ़ा था जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1981 के आसपास देहरादून में, जहाँ वही मसूरी देहरादून में, जहाँ पे आप देखोगे इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है ना, तो उसी के आप देखोगे लार्जर कैंपस के आसपास ही है ये। तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन आती है। इनका काम ही यही है कि सर्वे करना है, असेसमेंट करना है इंडिया के जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनका, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे मतलब इसकी जो शुरुआत थी, इसका रिकमेंडेशन तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने किया था 1976 में, और फाइनली फिर 87 के बाद इन्होंने फॉरेस्ट रिपोर्ट जो थी, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है जो हर 2 साल में आती है, वो देनी शुरू कर दी थी, ठीक है। ये इसके यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अंटिल आप कोई बहुत ही स्पेसिफिक फॉरेस्ट एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे आप ये FSI के ऑब्जेक्टिव्स ले सकते हो। लेकिन इनकी जो एक्टिविटीज है, इनके जो फंक्शंस है वो हमें पता होने चाहिए। देखो एक तो हमें पता है कि ये बहुत सुंदर सुंदर मैप्स देते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट कवर का असेसमेंट करते हैं, इनके पास पूरी इन्वेंट्री मिल जाएगी आपको फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट पर्पज वाली, फॉरेस्ट एरियाज के बारे में। भाई इनके पास फॉरेस्ट कवर इनसाइड और आउटसाइड, ट्री कवर इनसाइड और आउटसाइड, ये सारी चीजें रहती है, ठीक है। ट्रेनिंग वगैरह जो होती है हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स की वो भी ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखोगे कि ये FSI के मेजर काम रहते हैं। अब हम आते हैं आज के लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है आपके नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज, ठीक है। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया का, हमारे भारत का जो ये पूरा फॉरेस्ट का प्रोग्राम है, ठीक है, पूरा जो ये आप बोल सकते हो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ पे एक्टिविटीज होती है, जो संगठन है बहुत सारी, इवन जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, ये आज़ादी के बाद नहीं बल्कि आज़ादी से बहुत पहले एक डॉक्टर डाइट्रिक आप देख एक जर्मन बेसिकली साइंटिस्ट हुआ करते थे, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। तो उनको यहाँ पे बुलाया गया था इंडिया का पूरा आप देखोगे फॉरेस्ट सर्विसेज एस्टैब्लिश करने के लिए, और उन्होंने ही कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इंडिया में ये फॉरेस्ट सर्विसेज की शुरुआत भी करी थी। मतलब ये बात होगी कम से कम आप मान के चलो 1892 के आसपास की, जहाँ पे हमने फाइनली पहली बार आप देखोगे कि डॉक्टर डाइट्रिक जो ब्रांडिस है, ठीक है, इनका स्पेलिंग मैं लिख देती हूँ, इनको बुलाया गया था, ठीक है। ये आप देखोगे एक जर्मन थे बाय नेचर, और इनको बुलाया गया था कि इंडिया में पूरा फॉरेस्टेशन और ये फॉरेस्ट रिलेटेड जो भी काम है वो किया जाए। देखो अब आप सोच रहे होगे कि वाओ ब्रिटिशर्स कितने अच्छे थे कि हमारे लिए इतना काम करके गए। बिल्कुल गलत। उन्होंने बेसिकली उनको इसलिए बुलाया था क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट रिसोर्स था, और उसको कैसे हम लोग
कैसे बोलूँ, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कैसे आप देखोगे वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते थे उसको, क्योंकि उस समय तो आपको पता है कि रेलवे पटरियाँ सब जगह आप देखोगे वुड यूज़ होता था। तो कैसे हम इतना सारा वुड को हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप देखोगे इनको बुलाया गया था। लेकिन कहीं न कहीं अनजाने में ही सही, हमारे यहाँ पे पूरे फॉरेस्ट ऑर्गनाइज़ेशन, संगठन, पॉलिसीज़ ये सब निकल के आने लगी। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहली जो पॉलिसी थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये तो हमारी आज़ादी के बाद की पहली पॉलिसी है, लेकिन जो सबसे पहली पॉलिसी आई थी वो आई थी 1894 में। उसके बाद जो सेकंड पॉलिसी आई थी वो आई थी 1952 में, और उसके बाद जो थर्ड पॉलिसी आई थी वो आई थी 1988 में। ठीक है? अब आप बोलोगे कि नहीं मैम, हमने तो अभी रिसेंटली सुना था कि 2018 की भी पॉलिसी आ गई है। नहीं, 2018 की पॉलिसी नहीं आई है, इसका ड्राफ्ट रिलीज आया है। ठीक है? और जिस ड्राफ्ट के ऊपर इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हो गया था कि अब मतलब अभी वो फुल पॉलिसी नहीं बनी है, तो जब आएगी वो कुछ चेंजेस के साथ ही आएगी, तो तब उसको आपको वापस एक बार देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अपनी पहली पॉलिसी आई थी 1894 में, ठीक है, इतनी पुरानी पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आई थी, तो ये आप देखोगे कैसे आए थे। देखो 1894 की जो पॉलिसी थी ना, इसके बहुत पहले आप देखोगे इंडिया में एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था 1865 का, वो पास हो चुका था। ठीक है? और आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉलिसी थी ना 1894 की, इसके तीन मोटे मोटे बिंदु थे, तीन मोटे मोटे पिलर्स थे। पहला क्या कि इनको एक तो जो जनरल लेवल है कंट्री के फॉरेस्ट का वो मेंटेन करके रखना है। ठीक है? ऑब्वियसली मतलब ये तो बहुत ही जनरल सा व्यू हो गया। ठीक है? दूसरा क्या था कि इनको जो लोकल नीड्स है लोगों की वो मीट करनी है। और तीसरा क्या था कि जब लोगों की नीड्स मीट हो जाए तो उसके बाद जो भी फॉरेस्ट बचेगा उससे हमें मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना है। तो मतलब ये जो पॉलिसी थी ना, उसका जो मेन फोकस था वो रेवेन्यू जनरेशन पे था। ठीक है? समझ में आया? तो ये अपनी 1894 की बहुत पुरानी पॉलिसी थी। फिर हो गया भारत आजाद 1947 में, और 1950 में रिपब्लिक। तो 1952 में हमारी नई पॉलिसी आती है इंडिपेंडेंट इंडिया की। ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे हमने बोला फाइनली सजेस्ट किया गया कि जो भारत का 33% एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है, उसको हमें फॉरेस्ट एरिया के अंदर फॉरेस्ट कवर से ढकना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे जो गाइडलाइंस होते हैं फॉरेस्ट को मैनेज करने के, वो सारे गाइडलाइंस यहाँ पे रिलीज करे गए। ठीक है? फिर यहाँ पे इस पॉलिसी में बोला गया कि सबसे पहले तो आप जो भी हमारे देश के नीड्स हैं इन फॉरेस्ट से वो पूरा करोगे। फिर जो नीड्स है हमारे लोकल कम्युनिटीज के, ठीक है, जैसे आपका फॉडर का हो गया, फ्यूल वुड का हो गया, लेटेक्स, गम, जो भी रेजन वगैरह का नीड है, ठीक है, वुड, नॉन वुड, जो भी आप देखोगे फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकलता है यहाँ से, वो सारे जो भी लोकल कम्युनिटी के नीड्स हैं वो पूरे करोगे। ठीक है? और फिर तीसरा था कि आपको मैनेजमेंट करना है फॉरेस्ट का रेवेन्यू पर्पस के लिए। ठीक है? फिर इसके बाद आप देखोगे कि जो स्टेट्स थे, ऑब्वियसली आपको पता है कि उस समय जमींदारी भी हमारे यहाँ पे हुआ करती थी, उस समय हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स भी हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं मतलब उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था जो अच्छी तरीके से हो नहीं पाया। ठीक है? और लास्ट में ये था कि हमें जितना ज्यादा हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें फॉरेस्ट का कंजर्वेशन भी करना है। तो 1952 की जो पॉलिसी आई थी ना, इसने कहीं ना कहीं आप देखोगे थोड़ा सा देश को ऊपर तो रखा ही, साथ में कंजर्वेशन के बारे में थोड़ी सी बात भी करी थी। ठीक है? तो एक बार हम यहाँ पे बोर्ड पे देख लेते हैं। अच्छा हाँ, और अगर हम फॉरेस्ट की एक्ट की बात करें तो एक तो 1865 में आया था, और आज़ादी से पहले ही आप देखोगे जिस एक्ट को हम आज भी फॉलो करते हैं वो है 1927, ठीक है, का एक्ट जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ठीक है? जिसी के अंदर आप देखोगे कि बैम्बू को फाइनली फॉरेस्ट का दर्जा ना देके ट्री का दर्जा दिया था, और सॉरी, ट्री का दर्जा ना देके ग्रास का दर्जा दिया था, ताकि आप उसको आसानी से काट सको। ठीक है? तो ये जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, देखो इसमें हमने क्या बोला, 33% वाला टारगेट था, मतलब 1/3 जो हिस्सा है हमारे इंडियन लैंड मास का वो फॉरेस्ट कवर के अंदर लिया जाएगा। इसके अंदर वही था कि वर्किंग प्लान वगैरह बनाए गए थे। ठीक है? गाइडलाइंस रिलीज करी गई थी फॉरेस्ट को मैनेज करने की, और एक टॉप डाउन अप्रोच था कि ऊपर से आपको ऑर्डर आएंगे और नीचे आपको वो बस फॉलो करने हैं। ठीक है? अच्छा हाँ, ये जो ये अपना क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट का, ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, नेशनल फॉरेस्ट में, विलेज फॉरेस्ट में, इसका प्रपोजल यहाँ पे दिया गया था। ठीक है? यहाँ पे बोला गया था, मैंने बताया ना आपको, जो नेशन की नीड्स है, आपकी लोकल कम्युनिटी की नीड्स है, उनको मीट करना है। तो यहाँ पे बोला गया था कि हमें पेस्चर लैंड और टिम्बर को इंक्रीज करना चाहिए, ताकि हम लोग नेशन और अपने जो लोकल कम्युनिटी है दोनों की नीड्स को पूरा कर सके। ठीक है? और साथ ही में वही था कि फॉरेस्ट को बेसिकली हमें और ज्यादा बेहतर बनाना है, प्रोटेक्टिव, उसकी एस्थेटिक वैल्यू, ये सब भी हमें बढ़ानी है। और ये चीज मैंने आपको लास्ट टाइम जब हम
इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि जैसे 33% जो टारगेट होता है ना हमारा, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया का है। और मतलब इसमें भी आप देखोगे बाइफर्गेशन है। 66% आप देखोगे जो एरिया होता है उसको हमें कवर करना है फॉरेस्ट से, कहाँ पे, एक तो हिली एरियाज में और दूसरा ट्राइबल एरियाज में। और जो प्लेन एरियाज होते हैं वहां पे 25% लैंड को हमें फॉरेस्ट कवर के अंदर लाना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे जो आपके डिग्रेडेड लैंड्स होते हैं, ये कैनाल्स के आसपास का एरिया नहीं होता जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होता है, तो ये भी आप देखोगे कहीं ना कहीं डिग्रेड हो चुके हैं। रोडवेज और रेलवेज के आसपास के जो एरिया होते हैं, तो यहाँ पे भी आप देखोगे हमें प्रॉपर कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज करना है, ठीक है। ओके तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने मोटा मोटी तरीके से मैंने आपको जो बताया वो तो है ही, साथ साथ में ये एक कैनाल वाला पॉइंट आ जाएगा और 33% का बाइफर्केशन आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे लोकल लोगों को जो सामान प्रोवाइड करना है वो तो है ही, साथ ही में आप देखोगे हमें ट्राइबल लोगों से एडवाइस वगैरह भी लेनी है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह को थोड़ा सा कम करना है, नहीं तो क्या होगा कि हमारे फॉरेस्ट खराब हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में जो हमारा फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है, ठीक है। ये हम ऑलमोस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये था आपका मोटा मोटा 1952 का नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। फिर आप आ जाओ 1988 की फॉरेस्ट पॉलिसी। देखो इस फॉरेस्ट पॉलिसी जब ये आई तो उस समय क्या बदल गया था, उस समय बहुत कुछ बदल गया। क्यों? क्योंकि उस समय आप देखोगे सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ पे जो घरों में एलपीजी आ गया था, ठीक है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो ये एलपीजी के सिलेंडर्स आते हैं। इसके पहले तक लोग क्या करते थे, चूल्हे पे काम करते थे, तो उनको वुड चाहिए था। अब आप देखोगे एलपीजी आ गया तो उनकी वुड पे डिपेंडेंस कम हो गई। दूसरा, यहाँ पे प्लास्टिक का जो दाना होता है, प्लास्टिक की इंडस्ट्री आ गई थी, तो अब आप वुड को इजिली प्लास्टिक से सब्सटीट्यूट कर सकते थे, ठीक है। आपको हर जगह वुडन बॉक्सेस और इन सब की जरूरत नहीं थी, अब आप प्लास्टिक से इन चीजों को रिप्लेस कर सकते थे। तीसरा, आप देखोगे जो अपनी रेलवेज थी, वहां पे पहले क्या होता था, टिम्बर स्लैब्स यूज होते थे, लेकिन अब वहां पे आप देखोगे आयरन एंड स्टील के स्लैब्स यूज होने लग गए। तो समझ में आ रहा है कितने मेजर चेंजेस आप देखोगे इस फॉरेस्ट पॉलिसी के पहले ही हो गए। दूसरा चीज क्या था, ये जब फॉरेस्ट पॉलिसी आई ना तो 1985 में आप देखोगे हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आ चुकी थी, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉपर एक मंत्रालय आ चुका था, ठीक है। तो ये वाली चीज हो जाएगी। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि ये जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, ये जो चेंजेस हुए थे, जो रिसेंट चेंजेस हो रहे थे उस समय, उन सबको मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, ये पॉलिसी फाइनली रिलीज होती है, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे कि 1952 के बाद लगभग 30 साल बाद 30-35 साल बाद आप देखोगे नई पॉलिसी आती है। आइडिया यही था कि जो पुरानी पॉलिसी है उसमें काफी सारे चेंजेस की जरूरत थी, उसमें और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शंस की जरूरत थी, और उसके बाद ये पॉलिसी लाई गई। और उसके अलावा भी आप देखोगे आजादी के बाद इंडिया ने क्या क्या किया था। एक तो 42nd हमारा संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसके अंदर हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया। फिर हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अधिनियम पास कर दिया, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो बहुत सारी चीजें हमने लॉन्च करी थी। और उसके तहत फिर आप देखोगे हमें फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट की पॉलिसी थी उसमें चेंजेस लाने की जरूरत थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसके कुछ बेसिक फीचर्स जो इसको यूनिक बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो ये पहली ऐसी पॉलिसी थी या फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था जहाँ पे हम फॉरेस्ट की वैल्यू पे फोकस नहीं कर रहे थे, ठीक है। हमारा काम ही यही था कि हमें जो फॉरेस्ट की इकोलॉजिकल यूटिलिटी है, ठीक है, वो मेंटेन करनी है, हमें जो इकोसिस्टम बैलेंस है वो मेंटेन करना है, और साथ ही में आप देखोगे हमें सॉइल एंड वाटर का कंजर्वेशन करना है। तो इस पॉलिसी का फोकस लाइक अर्लियर पॉलिसीज में क्या था कि हमें रेवेन्यू भी जनरेट करना है, यहाँ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं वो वाला फोकस नहीं था। दूसरा, यहाँ पे भी आप देखोगे भाई 33% का टारगेट, उसके अंदर भी 66% और 25% का टारगेट। तीसरा यहाँ पे क्या था कि हमें फॉरेस्ट एरियाज की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ानी है ताकि हम लोकल जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सके, ठीक है। चौथा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें फॉरेस्ट का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, फॉरेस्ट एरियाज में वो और बेहतरीन तरीके से करना है, कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के साथ करना है, तो वो यहाँ पे बोला गया। पांचवा, यहाँ पे सोशल फॉरेस्ट्री के जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली विमेन एम्पावरमेंट के साथ, मतलब विमेन को एम्पावर करके जो सोशल फॉरेस्ट्री के प्रोग्राम्स होते हैं उसको हमें और ज्यादा अच्छे तरीके से करना है। फिर यहाँ पे बात करी गई सॉइल कंजर्वेशन की, कि हमें सॉइल इरोजन को रोकना है और सॉइल को बेहतरीन तरीके से हमें कंजर्व भी करना है। फिर सातवीं यहाँ पे बात करी गई जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, ठीक है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज होती है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है जहाँ पे विभाग और आपके जो लोकल लोग होते हैं वो साथ में मिलकर फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं। तो ऐसी चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है।
समझ में आया? तो ये मोटे मोटे कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ताकि देखो एग्जाम में मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जब भी आप ऐसे पॉलिसीज वगैरह पढ़ते हो ना, तो आप मैक्स टू मैक्स 8 टू 9 पॉइंट्स ऐसे याद कर लिया करो, ठीक है? क्योंकि मैक्स अगर 10 नंबर का भी क्वेश्चन आया ना, तो इससे ज्यादा पॉइंट्स लिख नहीं पाओगे और आपको याद भी नहीं रहेंगे। और पॉइंट्स के तौर पर ही याद रखोगे तो क्या होगा कि आपको एग्जाम में याद आ जाएगा कि अच्छा 5 याद आ रहे हैं, 3 मिसिंग है। ठीक है, तो आपका दिमाग दौड़ेगा कि अरे हाँ 3 थे, क्या 3 थे वो, ठीक है? अगर ऐसे पैराग्राफ की तरह याद करोगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि कितने पॉइंट्स थे और आपको क्या याद नहीं आ रहा है, ठीक है? समझ में आया? तो 8-9 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो ये मैंने मोटा-मोटा आपको 7-8 जो पॉइंट्स यहाँ पे बताए ना, आपको ये इजीली याद भी रह जाएंगे और आप एग्जाम में इनको रिप्रोड्यूस भी कर पाओगे। और बाकी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि 1988 की पॉलिसी में क्या मेंशन किया गया है। तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट का प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट ये तो हर जगह होगा ही होगा, ठीक है? फिर इसके बाद इसमें भी काफी सारे चेंजेस करे गए और मैंने आपको बता दिया कि वो चेंजेस क्यों हुए थे, ठीक है? इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे सॉइल इरोजन, जो डेन्यूडेशन होता है, उसको हमें कम करना है। एनवायरमेंट स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम बैलेंस, ये सब मेंटेन करना है। नेचुरल हेरिटेज जो होता है, हमारे फॉरेस्ट है वो नेचुरल हेरिटेज ही है, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी लिखा है, तो उसको हमें मेंटेन करना है। फिर एक ये वाला भी था कि यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए जो सैंड ड्यून्स का एक्सटेंशन हो रहा था राजस्थान और उसके आसपास के इलाके में, वो भी हमें रोकना था, ठीक है? उसके अलावा एफॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री पे हमारा फोकस था ही था। और जो लोकल नीड्स होती हैं लोगों की, ठीक है, टिम्बर, नॉन टिम्बर प्रोड्यूस वाली, वो भी हमें पूरी करनी है। नेशनल नीड्स जो है वो भी हमें पूरी करनी है, ठीक है? इसके अलावा आप देखोगे विमेन का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा था। और एक और चीज जो थी वो ये था कि हमें जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस आ रहा है, ठीक है, उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है। जो टिम्बर हम लोग निकाल रहे हैं उसको हमें तमीज से यूटिलाइज करना है, ताकि ऐसा नहीं हो कि हम लोग बहुत ज्यादा वेस्ट कर दे और हमारा नेचुरल रिसोर्स अल्टीमेटली वेस्ट हो रहा हो, ठीक है? अब इसके मेजर अचीवमेंट्स क्या थे? ऑब्वियसली अगर आप 1988 की पॉलिसी देखोगे तो उसके जो टारगेट थे 33% कवर वाले, वहां से कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इंडिया हमेशा अपहीवल पे रहा है। हमारा जो फॉरेस्ट कवर था वो लगातार थोड़ा थोड़ा इंक्रीज ही हुआ है। लोकल कम्युनिटीज का जो पार्टिसिपेशन था ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम की वजह से वो बढ़ा है। और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के ऊपर ही आप देखोगे फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज भी बनाई गई थी, ठीक है? उसके अलावा आप देखोगे कि आपने जो फ्यूल वुड, फॉडर और इन सब चीजों का जो रिक्वायरमेंट था वो भी पूरा करने की कोशिश करी। इसके अलावा इंडिया के जो अभी टारगेट्स है पेरिस में, बॉन चैलेंज में, ये सब भी आप देखोगे प्रॉपर्ली पूरे होंगे। और हम लोग इकोलॉजिकल जो भी सस्टेनेबिलिटी है हमारी कंट्री की, उसको भी बिना खतरे में डाले अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर पाएंगे, ठीक है? क्रिटिसिज्म क्या था? देखो सीधी सीधी बात ये है कि ये जो पॉलिसी है वो हो गई है पुरानी और अब क्या चल रहा है 2022, ठीक है? और अभी रिसेंटली आप देखोगे 15-20 दिनों में 2023 आ जाएगा। तो आप ये देखो कि इतनी पुरानी पॉलिसी, इसके बाद से तो पेरिस क्लाइमेट डील हो गई, अर्थ समिट हो गई, इंडिया ने इतने सारे नए ऑब्जेक्टिव्स भी दे दिए, ठीक है? पूरा क्लाइमेट चेंज का आप देखोगे इतना ज्यादा इशू हो गया, तो उसमें ये पुरानी पॉलिसी कैसे सस्टेन करेगी? आज हम लोग आप देखोगे तब हम वुड को सब्स्टिट्यूट करने की बात कर रहे थे, आज हम प्लास्टिक को सब्स्टिट्यूट करने की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आज आप देखोगे पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो चुका है। तीसरी चीज, पहले आप देखोगे कि लोग इतने कॉन्शियस नहीं थे फॉरेस्ट रिसोर्सेज वगैरह के लिए, लेकिन आज आप देखोगे लोग काफी कॉन्शियस हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि पॉलिसीज को हमें थोड़ा सा टाइम के साथ बदलने की जरूरत है, ठीक है? तभी आप देखोगे कि कुछ काम हो पाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है? फिर आता है आपका 2018 का पॉलिसी, जो अभी ड्राफ्ट वर्जन है बेसिकली उसका। तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि मतलब बिल्कुल ही आपको आइडिया नहीं हो। और वैसे भी अभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके इंटरव्यूज भी आएंगे, तो आपको वैसे भी ये सब चीजें पढ़ के जानी पड़ेगी, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं कि 2018 की जो पॉलिसी होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या ऐसे 5 पॉइंट्स है जो आपको लगा कि सही नहीं थे, या ऐसे कुछ 5 पॉइंट्स जो अलग थे, जो पहले से बेहतर थे। तो ऐसे कुछ फिर आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो ये बहुत ही मच नीडेड पॉलिसी है, क्योंकि भारत देश हमारा और साथ ही में आप देखोगे पूरा विश्व काफी तेजी से बदल रहा है, बहुत चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है? और जो 1988 की पॉलिसी है वो अब आप देखोगे इस नए एटमॉस्फेयर में नहीं चल पाएगी, ठीक है? तो मोटे मोटे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं 33% वाले, 66% वाले, वो सब तो यहाँ पे भी रहेंगे, ठीक है? इसके अलावा फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी, फिर आप देखोगे मतलब उसका डिग्रेडेशन, तो ये सारी चीजें जो पहले थी वो तो यहाँ पे भी रहेंगी। लेकिन यहाँ पे जो नए कॉन्सेप्ट आए ना, ये आपको पता होना चाहिए। पहला है फॉरेस्ट का सर्टिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि आपने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है फॉरेस्ट को सर्टिफाई करने का। दूसरा है इकोसिस्टम सर्विसेज जो हमें मिलती है किसी भी इलाके से, उसका इकोनॉमिक वैल्यूएशन करना, ताकि कल को अगर आप इस फॉरेस्ट को काटोगे ना, तो आपको पता होगा कि भैया आपका $8 बिलियन का लॉस हो रहा है।
आप अगर इस पेड़ों को काट रहे हो तो आपका $8 बिलियन का नुकसान हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिर कोई नहीं काटेगा। और तीसरा है कि आपको एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, ठीक है, ताकि आप प्रॉपरली इंफॉर्मेशन के साथ साथ अपनी पॉलिसीज का और अपने एक्शंस का ध्यान रख सको, ठीक है। फिर आप देखोगे, अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कि इसमें क्या हो रहा है कि जो अपनी रॉ मटेरियल की जो डिमांड है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री से, हम उसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग फॉरेस्ट को कम काटें, करेक्ट है। लेकिन अब इस चक्कर में क्या होगा कि जो आपकी फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज हैं, उनकी इनकम, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज, उन पे फर्क पड़ेगा, करेक्ट है। तो कैसे आप इन दोनों चीजों को बैलेंस करोगे? फिर कैसे आप देखोगे कि हम लोग जो टिम्बर है उसकी क्वालिटी वगैरह इंप्रूव कर सकते हैं क्वालिटी टिम्बर से, ठीक है। कैसे आप देखोगे कि हम लोग डिग्रेडेड लैंड में फॉरेस्ट को वापस उगा सकते हैं, तो वो सब यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया गया, जैसे अपनी सोशल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया था 1988 की पॉलिसी में, वैसे 2018 का जो ये ड्राफ्ट आया था उसमें उन्होंने प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री की बात करी है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, ये फॉरेस्ट्री जिसका मेजर काम ही आप देखोगे या मेजर एम जो है वो प्रोडक्टिविटी जो होती है फॉरेस्ट प्लांटेशंस की, उसको इंक्रीज करना है। इससे क्या होगा कि आप ट्राइबल लोगों की इनकम और साथ ही में जो फॉरेस्ट का जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, दोनों पे ही ध्यान दे सकते हो। फिर अब इंडस्ट्री तो हमें स्टिमुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि लोगों को जॉब्स देनी है, लोगों को इनकम प्रोवाइड करनी है, आप देखोगे। पर कैसे, मतलब ये काम हम लोगों की सहायता के साथ, कम्युनिटी के मैनेजमेंट के साथ कर सकते हैं, वो यहाँ पे मेजर फोकस रहेगा। इसके अलावा आप देखोगे जो लाइवलीहुड है लोकल कम्युनिटीज का, उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात करी गई है, जो वैसे भी आजकल आप देखोगे सरकार खुद ही प्रमोट करती है। इसके अलावा आप देखोगे जो अपने नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको कैसे हम और ज्यादा बढ़ावा दे सके, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंक्रीज करने की बात करी गई है, क्योंकि सरकार अकेले या प्राइवेट सेक्टर अकेले कभी काम नहीं कर सकते, ऐसे प्रोग्राम्स में दोनों के साथ की जरूरत है, ठीक है। और साथ ही में कि कैसे हम लोग फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस बना सकते हैं, जो कि फॉरेस्ट एरियाज का जो डिग्रेडेशन हो रहा है इनसाइड एंड आउटसाइड, उसको रोकने में हमारी मदद कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे जो एग्जॉटिक स्पीशीज नहीं होती हैं, जो आप देखोगे बाहर से आती है, जो नॉन इंडिजीनियस स्पीशीज होती हैं, तो लेकिन उसमें से भी क्या होता है, कुछ स्पीशीज, जैसे आपको पता है कि राजस्थान में आपको यूक्लिप्टस बहुत देखने को मिलेगा, जबकि ये पेड़ होना नहीं चाहिए, लेकिन ये बाहर से आ गया, यहाँ पे फैलता चला गया, लेकिन ये कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यू है, राइट। तो ऐसी स्पीशीज को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे इसका मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं, कैसे इनसे आप देखोगे होने वाले बेनिफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी इस ड्राफ्ट पॉलिसी में मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन मेजर्स लेने की बात करी गई है, कि जहाँ पे जैसे वो स्लोप एरियाज नहीं होते हैं, तो वहां पे आप देखोगे फॉरेस्ट को बिल्कुल भी काटने से मना कर दिया है, क्योंकि वहां पे अगर आप फॉरेस्ट काटोगे तो भयंकर लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेनुडेशन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे क्योंकि आप बैम्बू का जो स्टेटस है वो चेंज हो गया है, अब वो आप देखोगे फॉरेस्ट नहीं रहा, अब वो ट्री नहीं रहा, उसको ग्रास का दर्जा दे दिया गया है। तो कैसे अब आप देखोगे कि इस बैम्बू को हम लोग और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, उसके कल्टीवेशन को और ज्यादा कहीं ना कहीं आप देखोगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे 2 नेशनल लेवल बॉडीज बनाने की बात करी गई थी, एक है आपका नेशनल कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट और दूसरा है आपका बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री, ठीक है। ये सेंट्रल लेवल पे बनाई जाएंगी, एक तो कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए और दूसरा आप देखोगे फॉरेस्ट रिलेटेड जो मेजर्स होते हैं उसको प्रॉपर्ली गाइड करने के लिए, प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है। फिर इसके अलावा आप देखोगे कि हमारे जो पुराने एक्ट्स है, कुछ जैसे अधिनियम चल रहे हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वगैरह जो 2006 में आए थे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अलग से क्लास लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, और वैसे भी बहुत बारी आप देखोगे क्वेश्चंस पूछे जाते ही जाते हैं। तो इसमें आप देखोगे कैसे हार्मोनाइजेशन लाया जाए, पॉलिसीज और लॉज को हम लोग कैसे कोऑर्डिनेटिंग बनाएं, ताकि ऐसा नहीं हो कि एक में कुछ अलग बात लिखी हो और दूसरे में कुछ और अलग बात लिखी हो। कॉन्फ्लिक्टिंग मेजर्स नहीं होने चाहिए, इंटरसेक्टोरल कन्वर्जन्स होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, कम्युनिटी का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मैंने आपको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज के बारे में बताया था, तो उसको कैसे हम ग्राम सभा से लिंक करें, क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि ग्राम सभा, ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज के जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो मानती नहीं है, इनको आप देखोगे वो प्रॉपर्ली लीगल दर्जा मिलता नहीं है। तो कैसे आप देखोगे इन दोनों की लाइसनिंग जो है हम इंप्रूव कर सके, ये भी एक मेजर फैक्टर रहेगा। फिर कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड का जो हमारे पास कंपा के अंदर जो फंड्स बने हुए हैं, ठीक है, उसका जो पैसा है, आपको पता होगा रिसेंटली कोर्ट में भी बात बोली गई थी कि वो पैसा एक तो टाइमली आता नहीं है और आता भी है तो वो टाइमली यूज होता नहीं है। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम से हम लोग कैसे निजात पाए और कैसे इन फंड्स को यूज करते हुए एक्चुअली जो हमें काम करना है वो हम कर पाए।
फॉरेस्ट फायर्स के लिए भी यहाँ पे बोला गया है कि प्रॉपर वल्नरेबिलिटी की जो मैपिंग होती है वो होनी चाहिए, ठीक है। आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाने चाहिए, टेक्नोलॉजी का, सैटेलाइट्स का मैक्सिमम उपयोग करना चाहिए ताकि फॉरेस्ट फायर्स को हम लोग कंट्रोल कर सके। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए क्योंकि वो लोग फ्रंट रनर्स होते हैं किसी भी आप देखोगे फॉरेस्ट फायर्स के, तो वो अपने लेवल पे भी अगर चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं छोटी मोटी फायर को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है आपका क्लाइमेट चेंज। भैया क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है, आप सोचो या ना सोचो, तो अडेप्टेशन और जो मिटिगेशन एफर्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसमें आपको पता है कि फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स है अपने, कैसे उनको आइडेंटिफाई करें, कैसे आप देखोगे हम लोग अपने एनिमल्स का जेनेटिक मेकअप जो होता है वो मेंटेन करके रखें, कैसे आप देखोगे कि हम लोग ये जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है इसको कम करें, कैसे आप देखोगे हम लोग जो ये स्पीडी असेसमेंट होता है, बेसिकली जो डैमेज वगैरह हो रहा है, ठीक है, ये जो विक्टिम्स वगैरह होते हैं, आपको पता है कि सपोज करो कि किसी एलिफेंट के मतलब हर्ट की वजह से किसी मतलब आदमी की जान चली गई, तो उसका कॉम्पनसेशन आपको पता है कि हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता है, तो लेकिन वो कॉम्पनसेशन कब आएगा, कितने टाइम में आएगा, ठीक है। इस वजह से आप देखोगे लोगों में आक्रोश हो जाता है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी रोकने के लिए यहाँ पे कुछ मेजर्स लेने की बात करी गई है, बट वही है सिर्फ बातें हुई हैं, ऑन ग्राउंड कुछ प्लान बना नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे आप देखोगे कोई कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के लिए ठोस आपने कुछ कदम नहीं लिए। जैसे 1988 की पॉलिसी में आपने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करी थी, यहाँ पे ऐसा आपने कुछ नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके नहीं आया है, ना ही आपने ये बोला है कि हमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ का जो काम है उसे कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद भी आप देखोगे कि यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग फॉरेस्ट तो बढ़ाएंगे, लेकिन सपोज करो कि कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है या कोई नेशनली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए आप फॉरेस्ट डाइवर्ट कर सकते हो। ये थोड़ा पंगा है क्योंकि अगर आपने ऐसा बोल दिया तो पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स नेशनल प्रोजेक्ट के नाम पे फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे जो अपने बायोडाइवर्सिटी एक्ट है उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स वगैरह होते हैं, तो उसको आप देखोगे कहीं ना कहीं हम लोग मेन स्ट्रीम फॉरेस्ट पॉलिसीज में इंटीग्रेट नहीं कर पाए हैं। और साथ ही में आप देखोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आज भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग प्लांटेशंस को फॉरेस्ट के अंदर काउंट करते हैं, तो ये पॉलिसी में भी आप देखोगे इस बात को डिबंक करने की कोशिश करी ही नहीं है। जब तक आप जो टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, कोकोनट प्लांटेशन इनको आप फॉरेस्ट में काउंट करोगे, आपको एक्चुअली में पता ही नहीं लगेगा कि आपके नेचुरल फॉरेस्ट कितने हैं, ठीक है। तो वो एक पॉइंट है जो यहाँ पे वापस से रखा गया है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपका एक सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि छोटा और ब्रीफ रिवीजन था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज का, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स का, कुछ फॉरेस्ट रिलेटेड स्कीम्स का जो हमारे भारत में चल रही हैं, जो आपको पता होनी भी चाहिए कंसिडरिंग कि एक तो आप देखोगे फॉरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इंडिया जो नए नए टारगेट्स लेके आता रहता है, तो उसकी वजह से भी आप देखोगे ये स्कीम थोड़ा सा और पॉलिसीज थोड़ा सा हाईलाइट में आ जाती है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आए होंगे। थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स था, थोड़ा सा आप देखोगे कि फैक्चुअल भी यहाँ पे पॉइंट्स थे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।